गुप्त काल, क्योंकि हमारे जो आरपीएससी के फर्स्ट जो ग्रेड का सिलेबस है उसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। एक क्या है आपका मौर्य काल, मौर्य काल, और एक आपका गुप्त काल। ठीक, तो मौर्य काल हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया, टेस्ट वगैरह सारी चीजें कर ली। आज हम लोग गुप्त काल कर रहे हैं। देखो गुप्त काल के आने से पहले मौर्य उत्तर काल था, और उसके बाद बहुत सारे आपके बाहरी आक्रमणकर्ता भी आ चुके थे, यूनानी आक्रमणकर्ता भी आ चुके थे। क्योंकि देखो हम लोगों ने याद करिए पढ़ा था कि जो लास्ट मौर्य शासक था उसके टाइम पे एक तो वो शुंग वंश के कारण मरा, ठीक है, और दूसरी चीज उधर से यूनानी भी दूसरा आक्रमण कर चुके थे। तो ये कम से कम तुम इसके बाद में 5 से 6 वंश जो है आ चुके थे, जिसमें बाहरी आक्रमणकारी जो थे वो कौन थे आपके कुषाण, शक, ठीक है, शुंग, फिर आपके सातवाहन, ठीक है, ये बाहर नहीं, बाहर के तो ये दोनों हैं। ठीक, ये हुआ। फिर ऐसे बहुत सारे 5 करके आपके वंश थे जिन्होंने अपना अपना शासन चलाया, जिसे आप बोल सकते हो। पर अपने को वो नहीं देखना है। ठीक, अपने को क्या देखना, डायरेक्ट गुप्त काल देखना। तो अपन भी डायरेक्ट गुप्त काल से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा पढ़ना नहीं है हमको, हिस्ट्री पूरी एंशिएंट आनी नहीं है तो हम लोग तो डिपेंड करें। अब देखो गुप्त काल जो स्टार्ट हुआ उसमें मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगी। और गुप्त काल में हम लोग को बहुत सारे जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी दर राजा दर राजा दर राजा दर। तो श्रीगुप्त जो है हमें जो एक ताम्र लेख मिलता है, और उस ताम्र लेख से हम लोग पढ़ेंगे कौन सा ताम्र लेख था, अभी से इंट्रोडक्शन है। श्रीगुप्त जो है हमें एक ताम्र लेख मिलता है जो कि इसके 4-5 पीढ़ी बाद एक स्त्री कौन थी, इसी के वंशज थी, और उसने अपने पिता पर पिता और पिता और पर पिता और पर पिता के एक ताम्र पत्र लिखवाया था, जो कि एक अभिलेख है। ठीक, वो ताम्र लेख जो है हम लोग को मिला, तो उसके हिसाब से हमने कंफर्म करवाया कि जो श्रीगुप्त थे वो पहले थे। पहली चीज। दूसरी चीज, श्रीगुप्त की हमें एक टाइटल, उपाधि जिसे हम कहते हैं ना, उपाधि या टाइटल मिलता है, उस टाइटल में हमें लिखा हुआ मिलता है, वो दी जाती थी सामंत, यानी कि वेल उतने स्ट्रॉन्ग राजा नहीं, स्टैब्लिश है पर वेल ज्यादा वेल स्टैब्लिश नहीं है, जैसे अशोक सम्राट वगैरह, सम्राट जितना स्टैब्लिश होता है, तो इसकी उपाधि वो मिलती है। तो इसका मतलब हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि श्रीगुप्त भले ही वो इसके संस्थापक के रूप में हम लोग इनको जानते हैं कि हम लोग गुप्त काल का एरा इन्हीं के नाम से स्टार्ट करते हैं, बट हमें ये एक कंफर्मेशन उस हिसाब के मिलता है कि ये उतने ज्यादा नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, उतने ज्यादा वेल स्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग राजा नहीं होंगे। ठीक है, ये पहली बात है। तो श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त ने इनका काल तो चलाया, बट अगर हम इनके काल के बारे में देखें तो ये एडी का काल चलेगा। एडी का काल यानी कि ईसा ईसाई, मतलब एडी आफ्टर क्राइस्ट का काल चलेगा। तो इसका मतलब है ईस्वी चलेगी, सिंपल ईस्वी चलेगी। तो ये हमारा जो गुप्त काल है, अगर हम एक काल के रूप में इसका डिफाइन करें तो ये 309 से लेके 550 एडी तक या ईस्वी तक चल रहा है, ईस्वी तक चल रहा है। ठीक है, गुप्त काल देख लेना एग्जाम में, कौन ऐसा एग्जाम में काल आता नहीं है, ये आपको उस वक्त अरेंजमेंट करने को मिलेगा जब हमारे एरा का दिया जाएगा। याद है कि कालक्रम के सीरीज में बैठा, तो किसी किसी बुक में आपको 275 ईस्वी भी मिल सकता है, 550 तो यही रहेगा, लेकिन ये 275 मिल सकता है। ठीक, अब सुनिए, गुप्त काल तो आ गया, लेकिन अगर कभी आप देखना कि राजा, देखिए हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, याद करो, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि राजा कौन से राजा के काल से पहले आएगा, जिसका आंसर था अलेक्जेंडर या सिकंदर जिसका नाम था, याद करो। तो याद रखना इसके पहले जब पूरी की पूरी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो कनिष्क कहते हैं, कनिष्क प्रथम, इसका एक नाम सुना होगा कभी लाइफ में जब आप लोग छोटे में हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो अगर कभी कनिष्क आए तो कभी भी इसको गुप्त काल के बाद मत बोलना, हमेशा गुप्त काल के पहले बोलना, कहीं ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। ठीक है, कनिष्क प्रथम लिख लीजिए। काल क्रम है, चाहे मैं 275 बोलूं या 319 बोलूं, जो भी कालक्रम मैं बोलूं, ये क्या है कि हम लोग एडजस्ट करते हैं, हिस्ट्री में कालक्रम हमेशा एडजस्ट होता है, और ये कैसे एडजस्ट होता है, जो अभिलेख हमें मिलते हैं उसी के हिसाब से। तो ये जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल में भी डिफरेंट हमारे इतिहासकार आए, डिफरेंट उत्खनन वगैरह जो हुए, उसके हिसाब से हर एक हिस्टोरियन ने अपना अपना एक बोल सकते हो कालक्रम दिया है। क्या दिया है, अलग अलग कालक्रम दिया है। ठीक है, अलग अलग कालक्रम दिया है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में याद करिए, हम लोग के पास एक था एक क्वेश्चन हम लोग ने अटेम्प्ट किया था, उस क्वेश्चन में हम लोग मौर्य काल में देखा था कि मौर्य काल का पतन डिफरेंट हिस्टोरियन ने क्या दिया था, और वो क्वेश्चन कभी आया भी हुआ था किसी एग्जाम में। तो हम लोग भी डिफरेंट हिस्टोरियंस इस गुप्त काल के कालक्रम के बारे में क्या बोलते हैं ये पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि गुप्त काल इंपॉर्टेंट है, इसके राजा वगैरह तो वो डिफरेंट पार्ट है, इसके जो आपके आर्ट एंड कल्चर है, उस आर्ट एंड कल्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस गुप्त काल में। तो ये हम लोग को बहुत याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये हमारे एशियन हिस्ट्री का है, तो इसके जो नाम होंगे उसमें संस्कृत टाइप के वाक्य ज्यादा होंगे, तो याद हम लोग को बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हेडिंग डालिए कि अलग मतों के अनुसार
अलग अलग मतों के अनुसार गुप्तों का वर्ण, गुप्तों का वर्ण, गुप्तों का वर्ण यानी कि गुप्त कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं। क्लास याद करिए, हम लोगों ने मौर्य काल का भी क्लास पढ़ा था कि किसी ने क्षत्रिय बोला था, किसी ने ब्राह्मण बोला था, किसी ने बोला था कि शकों के वंशज हैं, ऑल दिस थिंग्स। तो हम लोग गुप्त के भी पढ़ेंगे कि उसको क्या क्या किसने किसने बोला था। हम लोगों ने एक रिवीजन करे, ठीक है। हम लोगों ने क्या बोला कि ये जो गुप्त काल है, गुप्त काल का क्या है कि 319 या किसी किसी ने 275, इस एडी से लेके 550 वाला। तो कालक्रम इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, अलग अलग इतिहास का। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा हम लोगों ने देखा कि आखिरकार ये जो गुप्त थे ये किस वर्ण को बिलोंग करते थे या किस क्लास को बिलोंग करते थे। तो हम लोगों ने क्या देखा, डिफरेंट डिफरेंट मिले हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, इसका नाम देखा था हाँ काशी जायसवाल। तो उन्होंने क्या कहा कि जो गुप्त थे वो शूद्र थे, पर उनका जो तथ्य था और उनके जो पॉइंट्स थे वो किसी ने समझे नकार दिया। उसके बाद आपको पढ़ते, तो ये जो ग्रुप है जो गुप्तों को क्या कहते हैं, वैश्य कहते हैं। उनका एक ग्रुप बड़ा है जिसमें कि आपके दिनेश चंद्र गांगुली है, फिर आपके अयंगर है, रोमिला थापड़ है, आपके आर एस शर्मा है। इन लोगों ने क्या किया, गुप्त वैश्य थे। फिर एक तृतीय पार्ट आया जिसमें गुप्तों को क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा गया। किसने कहा क्षत्रिय, मौजूमदार, ओझा और रॉय। इन लोगों ने क्या, चट्टोपाध्याय ने, इन लोगों ने क्या किया कि गुप्त जो है वो क्षत्रिय वंश के हैं, ठीक है। उसके बाद एक आपके एच सी रॉय चौधरी हैं। एच सी रॉय चौधरी ने क्या कहा कि ये ब्राह्मण होते हैं, गुप्त जो है ब्राह्मण वर्ण के हैं, और उन्होंने उनका जो गोत्र है वो क्या है, धारण। उनका गोत्र क्या है, धारण, ठीक है। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, हम लोग इस बीच में एक और करंट अफेयर्स के तौर पे एंशिएंट टाइम की हिस्ट्री के ऊपर एक बुक का नाम पढ़ा। क्या है बुक का नाम, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है भारत के आर्थिक जो इतिहास था, भारत का जो आर्थिक इतिहास था, उस आर्थिक इतिहास के ऊपर जो सबसे पहली बुक लिखी गई थी वो क्या थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसने लिखी थी, आर.सी. दत्त ने। क्लियर है इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा अच्छा, ये भी हम लोगों ने देखा कि गुप्तों को जो ब्राह्मण और क्षत्रिय बोलने वाला जो ग्रुप है वो ज्यादा होता है, लेकिन ब्राह्मण भी सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाता है लॉजिकली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। काल में क्या था कि उस वक्त जब तक गुप्त काल आया हुआ था, तो गुप्त काल में आप देखना कि जो शैव बोलो या भागवत धर्म बोलो, ये सारी चीजें उस वक्त काफी वेल डेवलप थी। और गुप्त काल को आप ये कह सकते हो कि अगर, क्योंकि बीच में तो बहुत सारे, देखो हमारे पास आक्रांता आ गए, बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भी आ गए, और जैसे शक कुषाण, ये सब तो वहां पे काफी क्षति वृद्धि भी किए हैं। तो उसके पहले जो एरास था वो हमारा वैदिक काल का था, याद करिए, ठीक है। तो अगर कभी ये प्रश्न उठे कि गुप्त काल में किस धर्म का पुनरुत्थान हुआ या किस काल का पुनरुत्थान फिर से करवाया गया धर्म के, तो बोलना कि वैदिक, वैदिक तो गुप्त काल में वैदिक का काल का पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भागवत धर्म हुआ आपका, ठीक है, और आपका जो शैव हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें सब इसी में ही आ जाती हैं। तो आप क्या बोलोगे, काल में बोलोगे वैदिक धर्म, वैदिक धर्म का पुनरुत्थान। दूसरी चीज, और हम लोगों ने क्या देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री कौन थी, प्रभावती। प्रभावती गुप्त ने क्या लिखवाया, एक अभिलेख लिखवाया, और उस अभिलेख में उसने क्या कहा, उस अभिलेख में उसने कहा कि हमारा जो वंश है वो कौन सा, धारण गोत्र को करता है, खाली धारण लिखा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एस.सी. राय चौधरी जो थे, उन्होंने क्या बोला कि गुप्त जो थे ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण वाला ही पॉइंट वर्ण सब कोई मानता है गुप्तों का। और वो कैसे मानता है, इसका प्रूफ कैसे मिला कि उसने तो पर्टिकुलरली लिखवा दिया धारण गोत्र, लेकिन जब हम स्कंद पुराण पढ़ते हैं तो स्कंद पुराण में ब्राह्मणों के 24 गोत्र बोले गए हैं, और उन 24 गोत्रों में एक गोत्र क्या है, धारण। इसका मतलब क्या, लॉजिकली पूरी फिटिंग बैठती है कि गुप्त जो थे या गुप्तास जो थे वो क्या थे, ब्राह्मण या ब्राह्मण कुल को फॉलो करते थे, ठीक है। और साथ में हमें ये भी मिलता है कि हम इतना उनका आर्ट एंड कल्चर भी देखते हैं, तो हम लोग को ये भी कंफर्म होता है कि वैदिक धर्म को उन्होंने बहुत उसका पुनरुत्थान किया। क्यों, क्योंकि बहुत सारे आक्रमणकर्ताओं ने उसका डिमोलिश करने के कगार पर कर दिया था, ठीक है। क्लियर है ना। एक चीज और है, एंशिएंट काल में क्या था कि उस वक्त जब तक गुप्त काल आया हुआ था, तो गुप्त काल में आप देखना कि जो शैव बोलो या भागवत धर्म बोलो, ये सारी चीजें उस वक्त काफी वेल डेवलप थी। और गुप्त काल को आप ये कह सकते हो कि अगर, क्योंकि बीच में तो बहुत सारे, देखो हमारे पास आक्रांता आ गए, बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भी आ गए, और जैसे शक कुषाण, ये सब तो वहां पे काफी क्षति वृद्धि भी किए हैं। तो उसके पहले जो एरास था वो हमारा वैदिक काल का था, याद करिए, ठीक है। तो अगर कभी ये प्रश्न उठे कि गुप्त काल में किस धर्म का पुनरुत्थान हुआ या किस काल का पुनरुत्थान फिर से करवाया गया धर्म के, तो बोलना कि वैदिक, वैदिक तो गुप्त काल में वैदिक का काल का पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भागवत धर्म हुआ आपका, ठीक है, और आपका जो शैव हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें सब इसी में ही आ जाती हैं। तो आप क्या बोलोगे, काल में बोलोगे वैदिक धर्म, वैदिक धर्म का पुनरुत्थान। दूसरी चीज,
और हम लोगों ने क्या देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री कौन थी? प्रभावती। प्रभावती गुप्त ने क्या लिखवाया? एक अभिलेख लिखवाया, और उस अभिलेख में उसने क्या कहा? उस अभिलेख में उसने कहा कि हमारा जो वंश है वो कौन सा? धारण गोत्र को करता है। खाली धारण लिखा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसे राय चौधरी जो थे उन्होंने क्या बोला कि गुप्त जो थे ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण वाला ही पॉइंट वर्ण सब कोई मानता है गुप्तों का। और वो कैसे मानता है, इसका प्रूफ कैसे मिला कि उसने तो पर्टिकुलरली लिखवा दिया धारण गोत्र, लेकिन जब हम स्कंद पुराण पढ़ते हैं तो स्कंद पुराण में ब्राह्मणों के 24 गोत्र बोले गए हैं, और उन 24 गोत्रों में एक गोत्र क्या है? धारण। इसका मतलब क्या? लॉजिकली पूरी फिटिंग बैठती है कि गुप्त जो थे या गुप्ताज जो थे वो क्या थे? ब्राह्मण या ब्राह्मण कुल को फॉलो करते थे। ठीक है, और साथ में हमें ये भी मिलता है कि हम इतना उनका आर्ट एंड कल्चर भी देखते हैं तो हम लोग को ये भी कंफर्म होता है कि वैदिक धर्म को उन्होंने बहुत उसका पुनरुत्थान किया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आक्रमणकर्ताओं ने उसका डिमोलिश करने के कगार पर कर दिया था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त काफी इंपॉर्टेंट था। क्यों था? एक तो इसके पापा कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, इनकी शादी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जगह से हुई। इनको उनका जो बैकग्राउंड था, कुमार देवी से इसकी विवाह हुआ, राइट? कुमार देवी। एक तो पहले चीज कुमार देवी कौन थी? वैशाली के लिच्छवी की राजकुमारी थी, और उनके लिच्छवी के वंश में कोई पुत्र नहीं था, तो सब कुछ क्या है? चंद्रगुप्त का था। बिकॉज चंद्रगुप्त प्रथम जो था काफी मेंटली सोच विचार करके उसका वैवाहिक संबंधों से उसने अपने आप की शक्ति को और ज्यादा मजबूत किया। अब इसके पिता और माता का नाम हो गया, इसके दो पुत्र थे, रामगुप्त और कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक, ये तो हो गया। दूसरी चीज क्या है कि समुद्रगुप्त ने एक प्रशस्ति लिखवाई थी। इसके बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति, या इसी को प्रयाग प्रशस्ति को ही इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। और ये लिखा किसने था? इसके हम लोग ने सारी चीजें भेजी। इसके कवि कौन थे? हरिसेन। इसके उत्कीर्णन करता कौन थे? तिलभट्ट थे। इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, इसका वो क्या था? लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। और बताओ शैली क्या थी? चंपू शैली थी। ठीक है, ये सारी चीजें। और ये जो प्रशस्ति थी इसमें क्या है? समुद्रगुप्त की जीवन गाथा है या आत्मकथा है। समुद्रगुप्त की आत्मकथा। तो ये वाला जो प्रशस्ति है काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में हमें डिटेल्स मिले हैं। अब समुद्रगुप्त के बारे में हम और क्या क्या देखेंगे, कुछ प्रश्नों के हिसाब से आते हैं और कुछ ऐसे ही आपके मतलब मिलान के लिए आते हैं। देखो, एक समुद्रगुप्त के टाइम का सरण करके एक स्तंभ लेख है जिसे मालना में स्थित है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम लोग? एक है आपका, यहीं पे लिख देते हैं, एरन स्तंभ लेख। ठीक है, एक हमें एरन स्तंभ लेख मिलता है, या कभी कभी इसे मालना भी कहेंगे आप। ठीक है, इस स्तंभ लेख में क्या मिलता है? इस स्तंभ लेख में हमें समुद्रगुप्त की पत्नी, ठीक है, पत्नी का नाम मिलता है, और वो नाम क्या देता है? दत्त देवी। ठीक है, दत्त देवी उसका नाम मिलता है। साथ ही हमें ये मिलता है कि समुद्रगुप्त के बहुत सारे पुत्र व पौत्र थे। और रामगुप्त क्या था? उसका एक पुत्र ही था। अच्छा, ये जो समुद्रगुप्त है ना, कल मैंने आपको बताया था कि उत्तराधिकार का संघर्ष, हाँ, तो उत्तराधिकार का संघर्ष समुद्रगुप्त को भी करना पड़ा था। और किसके साथ करना पड़ा था? कांच के साथ। किसके साथ? कांच था, उसका भाई था। हाँ, ठीक है, उसका एक भाई था कांच। तो आप ये कहीं पे लिख देना नोट बना के कि समुद्रगुप्त को उत्तराधिकार संघर्ष था। हम बहुत सारे राजा का देखेंगे उत्तराधिकार संघर्ष करना पड़ा था। इसके साथ अपने भाई कांच के साथ। ठीक है, अपने भाई कांच के साथ उसको उत्तराधिकार संघर्ष करना पड़ा था। बहुत सारे, जैसे कि हम लोग कुंभा राजस्थान हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक जो चिट मैं बोलती हूँ ना, नोट बनाने की छोटी छोटी चिट, तो कॉपी में एक चिट चिपका लेना और लिखना कि वीणा वादन। ठीक है, वीणा वादन बहुत अच्छा करने वाले कौन कौन से शासक थे? ठीक है, कौन कौन से शासक थे वीणा वादन करने वाले? इसका एक छोटा सा चिट बना लेना। ठीक है, क्योंकि जब तुम लोग रिवाइज करते हो तो मैं बताती ना कि चिट बना के उसमें चिपका देना, कुछ अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो वन ऑफ दिस। ठीक, अब सुनो समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त बहुत ही अच्छा वीणा वादन करते थे। ठीक, पहली चीज समुद्रगुप्त के बारे में, वो पहले राजा थे जिसने कि आपके अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पहले राजा इन द सेंस कि हमें इसका प्रूफ मिलता है। कैसे प्रूफ मिलता है? कि क्योंकि पहला गुप्त राजा आपका हो गया। ठीक है, इसके पहले तो बहुत सारे राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ करवा दिया था, बट जो प्रथम आपका अश्वमेध यज्ञ था जो गुप्त वंश के राजाओं ने करा था, वो सबसे पहला समुद्रगुप्त ही था। अब याद करिए कि अश्वमेध यज्ञ होता क्या है? पूजा अर्चना की जाती है, फिर घोड़े को छोड़ दिया जाता है। घोड़ा जितना बाउंड्री पर जब तक नहीं रुक रहा है, जितना दूर दौड़ेगा उतना साम्राज्य उस राजा के ऊपर होगा। अब आप सोच लीजिए, घोड़ा को पता थोड़ा रहता है कि वो कितना दूर दौड़ेगा, नहीं पता होता है, तो घोड़ा तो अपने हिसाब से ही दौड़ेगा। इसका मतलब, और कोई इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं राजा के घोड़े को, सम्राट के घोड़े को रोके।
सम्राट या महाराजा धीराज के घोड़े घोड़े गए, ठीक है। तो ये हम लोग ने कल भी डिस्कस किया था कि महाराजा धीराज की श्रेणी में थे आपके चंद्रगुप्त। इवन जो समुद्रगुप्त था वो भी महाराजा धीराज की श्रेणी में था कि वो बहुत बड़ा राजा था। तो इसका मतलब क्या कि वो अश्वमेध कर रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग राजा था, पहली चीज। और ये सारी चीजों का प्रूफ हमें कैसे मिलता है, एक्चुअली समुद्रगुप्त में सोने के सिक्के चल रहा है और उस सोने के सिक्के में एक वीणा वादन प्रकार का सिक्का था और एक अश्वमेध यज्ञ किस्म का अश्वमेध का सिक्का था। ये दोनों सिक्के हमें गुप्त काल से मिले हैं और जिससे ये प्रूफ होता है कि उसने सर्वप्रथम गुप्त शासक जो है जिसने कि अश्वमेध यज्ञ करवाया और आपका बहुत अच्छा वीणा वादक था। तो आप लिखना इसमें समुद्रगुप्त में कि वो क्या था, दो सिक्के इंपॉर्टेंटली चलवाए, सिक्के चलवाए, एक आपका अश्वमेध प्रकार का, अश्वमेध प्रकार का, और दूसरा आपका वीणा वादन प्रकार का, वादन प्रकार का, ठीक है। और सोने का स्वर्ण है, ठीक, स्वर्ण है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपके सबसे पहला गुप्त शासक किसने अश्वमेध करवाया, या गुप्त शासकों में से बहुत सारे गुप्त शासक के नाम दे देगा और बोलेगा कि अच्छा वीणा वादक कौन था इनमें से। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस को दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक हिस्टोरियन थे वी स्मिथ, ठीक है, क्या है, वी स्मिथ या विस्टन स्मिथ कहते हैं इसे, वी स्मिथ या विस्टन स्मिथ, ठीक। इन्होंने जो समुद्रगुप्त की तुलना किसके साथ की है, समुद्रगुप्त की तुलना आप बोला नेपोलियन के साथ की है, नेपोलियन।